केवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है केवीपी न्यूज से आज के समाचार। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी की आपूर्ति से गंभीर स्वास्थ्य संकट पैदा हो गया है, जहां अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 1400 लोग बीमार बताए जा रहे हैं। पाइपलाइन लीकेज के कारण पानी में बैक्टीरिया मिलने की आशंका है। प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में सर्वे, मुफ्त इलाज और जलापूर्ति सुधार के निर्देश दिए हैं, जबकि हाईकोर्ट ने भी मामले में रिपोर्ट तलब की है। उधर स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध स्की रिजॉर्ट क्रांस मोंटाना में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान एक रिजॉर्ट बार में आग और धमाके से करीब 40 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। आग तेजी से फैलने के कारण कई लोग बाहर नहीं निकल पाए। इस हादसे के बाद स्विस सरकार ने राष्ट्रीय शोक घोषित कर जांच शुरू कर दी है। वहीं बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर हिंसा की एक और घटना सामने आई है, जहां एक हिंदू व्यक्ति पर तेल डालकर आग लगाने की कोशिश की गई। वो गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल में भर्ती है। इस घटना ने वहां अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। कर्नाटक में कांग्रेस और केआरपीपी कर्नाटक राष्ट्र समिति पार्टी विधायक के समर्थकों के बीच हुई झड़प ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच किसी स्थानीय राजनीतिक विवाद को लेकर पहले कहासुनी हुई, जो बाद में मारपीट और पथराव में बदल गई। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। वहीं राजनीतिक स्तर पर भी इस घटना को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। एक नई आर्थिक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 5.25 गुना बढ़ सकती है, जिससे देश की समग्र आर्थिक ताकत में भारी उछाल आएगा और वैश्विक आर्थिक मानचित्र पर उसकी स्थायी स्थिति बनेगी। इसी अवधि में ये भी अनुमान लगाया गया है कि वर्तमान प्रति व्यक्ति आय लगभग 2.5 लाख रुपए से बढ़कर लगभग 13.5 लाख रुपए के आसपास पहुंच जाएगी, जिससे आम नागरिक की खर्च करने की क्षमता और जीवन स्तर में व्यापक सुधार होने की संभावना है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इस तीव्र वृद्धि के पीछे निरंतर निवेश, बाजार विस्तार और घरेलू मांग शामिल हैं, जो भारत को 2047 तक एक विकसित और उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था बनाने में मदद करेंगे। केंद्र सरकार ने भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को गुवाहाटी और कोलकाता के बीच चलाने की घोषणा की है, जिससे पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के बीच बेहतर रेल कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है। इस ट्रेन में थर्ड एसी का किराया लगभग 2300 रुपये रहेगा, जिससे यात्री सुविधाजनक और अपेक्षाकृत किफ़ायती सफ़र कर सकेंगे। रेल मंत्री वैष्णव ने कहा है कि इसी आधुनिक ट्रेन सेवा की तर्ज पर भारत की पहली बुलेट ट्रेन को अगले साल 15 अगस्त से चलाने का लक्ष्य रखा गया है, जो भारतीय रेल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा और तेज़ गति की सुविधाओं को आम जनता तक पहुंचाएगा। भारतीय सेना ने साल 2026 को नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी का वर्ष घोषित किया है, जिसका उद्देश्य आधुनिक तकनीक, बेहतर कनेक्टिविटी और रियल टाइम डेटा के इस्तेमाल से निर्णय निर्माण तथा युद्ध क्षमता को और अधिक प्रभावी बनाना है, ताकि सेना भविष्य के युद्ध क्षेत्र के लिए और अधिक सक्षम तथा तेजी से प्रतिक्रिया देने वाली बन सके। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अपने नव वर्ष संदेश में कहा कि वर्तमान में सेना एक दशक के परिवर्तन से गुजर रही है, जिसमें संयुक्तता, आत्मनिर्भरता और नवाचार उसके मुख्य स्तंभ हैं, और नेटवर्किंग डेटा सेंट्रिसिटी इस परिवर्तन को नई गति दे रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई कार्यवाही निर्णायक रही है और ये ऑपरेशन अभी भी जारी है, और सेना देश की सुरक्षा के लिए पूर्ण सतर्कता के साथ अपनी प्रतिबद्धता बनाए हुए है। महाराष्ट्र के बीएमसी यानी बृहन्मुंबई नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज है, और इसी क्रम में शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अध्यक्ष राज ठाकरे के बीच लगभग 1 घंटे तक मुलाकात हुई, जिसमें आगामी नगर निकाय चुनावों के लिए गठबंधन और सीट बंटवारे पर गहन चर्चा की गई। ये मुलाकात राजनीतिक विश्लेषकों और कार्यकर्ताओं के बीच इसलिए भी चर्चा का विषय बनी है क्योंकि दोनों नेता लंबे समय बाद एक साथ दिखाई दिए हैं और राजनीतिक रणनीति, सहयोग और चुनाव अभियान को लेकर विचार साझा किए। मामले के राजनीतिक असर के चलते पार्टियों के कुछ कार्यकर्ताओं में असंतोष भी देखा गया है। खासकर उद्धव ठाकरे के करीबी नेता आदित्य ठाकरे के कुछ सहयोगियों द्वारा पार्टी छोड़ने की खबरें भी सामने आई हैं, जो बीएमसी चुनाव में गठबंधन की चुनौतियों को उजागर करती हैं। भारत और पाकिस्तान ने 1 जनवरी 2026 को एक दूसरे को अपने परमाणु ठिकानों और प्रतिष्ठानों की विस्तृत सूची साझा की है, जो एक 35 साल पुरानी परंपरा का हिस्सा है।
ये आदान प्रदान 1988 में हुए द्विपक्षीय समझौते के तहत हर साल जनवरी की शुरुआत में होता है, जिसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि तनाव या सैन्य स्थिति में गलती से किसी परमाणु स्थल पर हमला न हो और ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। इस समझौते के अनुसार दोनों पक्ष एक दूसरे को अपनी परमाणु सुविधाओं की जानकारी देते हैं ताकि किसी बड़े नाभिकीय दुर्घटना या अप्रत्याशित टकराव की संभावना कम हो सके। इस कदम को एक महत्वपूर्ण आत्मविश्वास निर्माण उपाय माना जाता है, खासकर ऐसे समय में जब दोनों देशों के बीच पिछले वर्षों में तनाव और ऑपरेशन सिंदूर जैसी सैन्य कार्रवाइयों के कारण सुझावों और अफवाहों का माहौल बना रहा है। हिमाचल प्रदेश की फार्मा इंडस्ट्री पर एक बड़ा संकट मंडरा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा संशोधित शेड्यूल एम गुणवत्ता मानकों को लागू करने की 31 दिसंबर 2025 की डेडलाइन समाप्त हो जाने के बाद लगभग 500 दवा कंपनियों के बंद होने के आसार हैं, जिससे 50,000 लोगों की बेरोजगारी का खतरा पैदा हो सकता है। नई मानकों के तहत समय रहते आवश्यक उन्नयन योजनाएं न जमा कर पाने के कारण छोटे और मझले फार्मा उद्योग अब नियामकीय कार्यवाही के तहत आने लगे हैं, और इससे न केवल जुकाम सर्दी जैसी आम दवाओं की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है, बल्कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं की आपूर्ति पर भी संकट आ सकता है। उद्योग संगठनों ने केंद्र सरकार से डेडलाइन बढ़ाने की मांग की है ताकि स्थानीय इकाइयां गुणवत्ता मानकों के अनुरूप बनने के लिए पर्याप्त समय पा सकें, अन्यथा हिमाचल प्रदेश फार्मा हब के तौर पर अपनी पहचान खो सकता है। ईरान में आर्थिक संकट के खिलाफ 4 दिनों से जारी बड़े प्रदर्शनों में जनता सड़कों पर उतरकर महंगाई, गिरती मुद्रा और बेरोजगारी के विरोध में मुल्लाओं को जाना होगा जैसे तानाशाही मुर्दाबाद जैसे नारे लगा रही है, जो देश भर के कई शहरों में फैल गए हैं। प्रदर्शन के दौरान पश्चिमी प्रांत लौरिस्तान में अर्ध पैरासैनिक बल बासीज मिलिशिया के एक 21 वर्षीय सदस्य की मौत हो गई और 13 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जबकि प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच अलग-अलग जगहों पर झड़पें भी हुई हैं। ये आंदोलन ईरान की गंभीर आर्थिक स्थिति और राजनीतिक असंतोष का प्रतीक बनकर उभरा है। वरिष्ठ अभिनेता राकेश बेदी ने बताया कि उनके करियर में धुरंधर जैसी फिल्म उनके लिए एक बड़ा मौका साबित हुई है, जिसने उन्हें दर्शकों के बीच फिर से मनाने और प्रासंगिक रहने का अवसर दिया है। उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों में फिल्म एक दूजे के लिए के बाद जान से मारने की धमकियां भी प्राप्त हुई थीं, क्योंकि उस फिल्म में उनका किरदार विवादित मोड़ लेकर दर्शकों की भावनाओं को झकझोर गया था। लेकिन बीते दशकों में उन्होंने थिएटर और स्क्रीन पर निरंतर काम किया और अब धुरंधर के सकारात्मक प्रभाव से उनकी छवि में बदलाव आया है, जिससे उन्हें नए तरह के रोल और प्रशंसा भी मिली है। 2026 को 12 साल में सबसे बड़ा खेल कैलेंडर वाला वर्ष माना जा रहा है, क्योंकि इस साल में क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी समेत कई प्रमुख खेलों के बड़े टूर्नामेंट आयोजित होंगे, जिनमें 5 अलग-अलग वर्ल्ड कप शामिल हैं और बड़े आयोजन जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियाड जैसे बड़े आयोजन भी होंगे। इस अद्वितीय खेल श्रृंखला में फुटबॉल के फीफा अंडर 17 विश्व कप, हॉकी विश्व कप, महिला क्रिकेट विश्व कप और अन्य शीर्ष स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित होने से खिलाड़ियों और प्रशंसकों के लिए ये वर्ष बेहद व्यस्त और रोमांचक रहने वाला है। 2026 का ये खेल कैलेंडर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों के विकास और प्रतिस्पर्धा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आईपीएल 2026 के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स द्वारा बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को खरीदने को लेकर विवाद गहराता जा रहा है और शाहरुख खान इस मुद्दे के केंद्र में आ चुके हैं। कुछ धर्मगुरुओं और नेताओं ने इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है, जैसे स्वामी रामभद्राचार्य ने शाहरुख को गद्दार कह दिया और कहा कि बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदना राष्ट्रहित के खिलाफ है, जबकि देवकीनंदन ठाकुर ने भी कहा कि ये कदम संवेदनशील परिस्थितियों में सही नहीं था और ऐसे फैसलों से लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। आलोचकों का कहना है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा जैसी घटनाओं के बीच इस तरह का निर्णय लिया जाना स्वीकार्य नहीं है। हालांकि बीसीसीआई ने स्पष्ट किया है कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर फिलहाल कोई बैन नहीं लगाया जा रहा है और सरकार के निर्देशों का इंतजार किया जा रहा है, तथा कुछ अलग वर्गों ने शाहरुख के समर्थन में भी आवाज उठाई है कि ये मामला केवल खेल का निर्णय है। सरकार ने नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट को आंशिक रूप से लागू कर दिया है, जिसके तहत अब नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड और स्पोर्ट्स ट्राइब्यूनल की तैयारियां शुरू हो गई हैं, जिससे खेल संगठनों में पारदर्शिता, जवाबदेही और बेहतर प्रशासन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। ये विधेयक पहली बार 1975 में प्रस्तावित किया गया था और दशकों लंबी चर्चा, संशोधन और प्रतीक्षा के बाद अब धीरे-धीरे लागू हो रहा है। बोर्ड और ट्राइब्यूनल के गठन से निर्णय प्रक्रिया तेज होगी और खिलाड़ियों, कोच या संगठनों के बीच किसी भी विवाद का निष्पक्ष और शीघ्र समाधान संभव हो सकेगा, जिससे भारतीय खेल क्षेत्र की व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
भारत के उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार में रात सुबह घना से बहुत घना कोहरा छाया रहेगा, जिससे दृश्यता 50 मीटर तक कम हो सकती है। साथ ही शीतलहर और शीत दिवस की स्थिति बनेगी। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों जैसे जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश या बर्फबारी होने की संभावना है, जबकि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की वर्षा संभव है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड में कोहरा और ठंड जारी रहेगी। भोपाल 25 बार 13 डिग्री सेल्सियस, रांची 24 बार 10 डिग्री सेल्सियस। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में गरज चमक के साथ हल्की वर्षा या धुंध। चेन्नई 28 से 29 बार 21 से 24 डिग्री सेल्सियस, बेंगलुरु 19 डिग्री सेल्सियस, जबकि महाराष्ट्र, मुंबई 29 बार 18 डिग्री सेल्सियस। गुजरात, अहमदाबाद 15 डिग्री सेल्सियस। केरल में आंशिक बादल या साफ मौसम। पूर्वोत्तर राज्यों में असम, अरुणाचल में घना कोहरा जारी।